Namaskar and very good afternoon, everyone. I, on behalf of entire Pranabhisar Gurukul, welcome you all. आप सबने अपना इतना important time कुछ learning के लिए निकाला, so that is really appreciable. So welcome to yet another podcast by Pranabhisar Gurukul. हमने podcast की काफी सारी series already conduct की हैं, जिसमें से एक और edition आज हम करने वाले हैं. As we all know that we are very fortunate that we have with us one of the most renowned Ayurvedic cosmetologist and trichologist, Garb Sanskar specialist, Vaidya Preeti Gahukar ma'am. I welcome you, ma'am, once again. We are very, very happy and lucky to have you with us, ma'am. Thank you. So, ma'am, अगर आप मुझे allow करें तो मैं आपका थोड़ा सा brief introduction सबको देना चाहूँगी. May I, ma'am? बिल्कुल. So, ma'am, MD है from Samhita Department and ma'am associate professor है इंदु ताई गायकवाड़ पाटिल आयुर्वेदा कॉलेज नागपुर से, founder of Cosmo Ayu Skin Hair and Wellness Clinic again from Nagpur. मैम कंसल्टेंट और एकेडमिक हेड है इन मेड आयु हॉस्पिटल नागपुर, जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ गहुकर एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन नागपुर, फाउंडर ऑफ कॉस्मो आयु थेरेपेटिक पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स. अलॉन्ग विद दैट मैम डिजाइन करते हैं खुद का और डेवलप करते हैं बेसिक कोर्स इन आयुर्वेदिक कॉस्मेटोलॉजी. And you will be very glad to know that ma'am ने already 33 batches, I repeat 33 batches on cosmetology already conduct किए हैं और हमारे जैसे बहुत सारे, to be very specific 500 plus students को successfully cosmetology सिखाई है. So we can understand the magnitude जो हम सीखने वाले हैं मैम के थ्रू. And मैम ने conduct किए हैं और deliver किए हैं lecture in चरक संहिता and निरूपण. Ma'am has also conducted free Samhita Vachan work for UG and PG practitioners. So apart from academic qualification and experience, ma'am एक आयुर्वेदिक पोएट भी है. मैम ने कई सारी पोएम्स ऑलरेडी लिखी है और बहुत सारे आयुर्वेदिक कॉलेजेस में उनकी आहार से रिलेटेड और कई सारी पोएम्स फेमस हैं जो हम आपने सुनी भी होंगी. So her experience and knowledge is beyond our expression. And I welcome you, ma'am, once again on behalf of entire Pranabhisar team. Thank you. अपना इतना time आपने निकाला हमारे लिए, we are very fortunate. So thank you so much. So firstly, ma'am, to begin with, if we can start the podcast, we just wanted to know what actually cosmetology and trichology is. So cosmetology, हमने cosmetology, trichology ये words सुने हैं. तो जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट्स रहते हैं स्किन और हेयर के रिलेटेड, तो ये थेरेपीज जो जिस ब्रांच में कवर होती है इसे हम क्लिनिकल कॉस्मेटोलॉजी बोलेंगे. और यही टू बी स्पेसिफिक ट्राइकोलॉजी क्या है, इट डील्स विथ मेडिकल प्रैक्टिसेस स्पेशली हेयर और स्काल्प के लिए जो किया जाता है. ओके. और मैम अगर हमें आयुर्वेद में इसका कहीं रेफरेंस ढूंढना है या अगर कहीं इंडिकेशन आया हो किसी भी स्थान में, तो क्या हमें मिल पाता है आयुर्वेदिक कॉस्मेटोलॉजी का रेफरेंस? हम ऐसे सर्च करने जाएंगे कि सौंदर्य चिकित्सा या कॉस्मेटोलॉजी, ट्राइकोलॉजी, वो तो हमारे संहिता में कहीं मिलेगा नहीं. लेकिन जैसे कि हम सभी को पता है कि आयुर्वेद के दो प्रयोजन हैं, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम और आतुरस से विकार प्रशमनम. सो स्किन और हेयर को स्वस्थ रखने के लिए जो भी प्रैक्टिसेस है, अभ्यंग, उद्वर्तन, शिरोलेप, आलेप, मुखालेप, ऐसे नस्य और धूमपान में आप देखोगे तो सारे जो भी डिसऑर्डर्स दिए हैं वो नहीं होंगे. खालित्यम न जायते, पालित्यम न जायते, एकदम स्पेसिफिकली दिया गया है. तो ये सारे रेफरेंसेस हमारे ग्रंथों में, सारे बृहत्त्रयी में, लघुत्रयी में भी है. और इस अगर ये व्याधियां हो गई है ना, स्किन और हेयर डिसऑर्डर्स हो गए, तो उनके ट्रीटमेंट्स भी दी गई है. सो इसी संदर्भों को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैं संहिता की रीडर हूँ, सो तंत्र युक्ति सभी ने पढ़ा होगा, तो ये स्कैटर्ड रेफरेंसेस जब हम एकत्रित करते हैं तो हमें डेफिनेटली कॉस्मेटोलॉजी और ट्राइकोलॉजी के रेफरेंसेस मिलते हैं और इसको हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं.
और मैम जब भी हम कॉस्मेटोलॉजी की बात करते हैं, हम अक्सर या तो फेस में कोई पैक, लेप और अभ्यंग एक्सटर्नल पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो क्या इसमें कोई इंटरनल मेडिसिन का यूज है, या इसको भी हम अपने प्रैक्टिस में ला सकते हैं? बीइंग अ वैद्य हमें इंटरनल मेडिसिन पे ही ध्यान देना है, क्योंकि हम एक्सटर्नली जितना भी पैक लगाएंगे, अभ्यंग करेंगे, उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो पेशेंट जब आता है तो हमें डिटेल हिस्ट्री लेनी है, निदान परिवर्जन। अगर हमें आश्चर्य लगेगा कि संशोधन चिकित्सा भी करनी पड़ती है। नॉर्मल एक्ने का पेशेंट है तो उसमें भी अगर बहुदोषावस्था है तो संशोधन चिकित्सा करना पड़ेगा, जैसे वमन, विरेचन, ये सब प्लान करना पड़ता है हमें। संशोधन चिकित्सा, संशोधन चिकित्सा, अभ्यंतर चिकित्सा का बहुत अच्छा रोल है। और अभ्यंतर चिकित्सा भी करना है तो जो भी हमारे कंसेप्ट है, दोष, धातु, मल, अग्नि, इन सब का विचार हमें करना पड़ेगा। और मैम जैसे मार्केट में बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं हर्बल मेडिसिन के, जो हर्बल बोल के प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। सो बीइंग अ वैद्य हम उनसे कैसे अलग हो सकते हैं, और क्या हमें भी इस तरीके के प्रोडक्ट्स लोगों को अवेलेबल कराने चाहिए? जैसे कि हमें पता है कि बहुत लोगों में ये दुविधा रहती है कि हम तो वैद्य है, हम क्यों इसमें जाए, प्रोडक्ट मेकिंग में हम क्यों जाए। पर जब मेरे पास पेशेंट आता है और वो बोलता है कि हाँ, शिकेकाई के काढ़े से हमको हेयर वॉश नहीं करना है ना, करना चाहिए, मैं भी प्रमोट करती हूँ उसको, लेकिन मुझे आज पार्टी जाना है, शादी में जाना है, सो मुझे वो लुक नहीं चाहिए, ठीक है, अभ्यंग करके मुझे बाहर नहीं जाना है। थोड़ा कुछ मॉइस्चराइजर मुझे चाहिए। मुझे जब एडवाइस करना है पेशेंट को, अभ्यंग के जगह क्रीम एडवाइस करनी है, लोशन एडवाइस करना है, काढ़े के जगह कुछ शैम्पू एडवाइस करना है, तो मेरे पास हर्बल ऑप्शन कितने हैं मार्केट में, और हर्बल ऑप्शंस है, लेकिन सच में उसमें कितना हर्ब यूज होता है, कितना केमिकल यूज होता है, ये हमको नहीं पता। अगर मैं खुद मेरा प्रोडक्ट बनाती हूँ तो मुझे पता रहेगा कि मैंने इसमें कितना केमिकल डाला है, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स तो है जो हम जीरो केमिकल में भी बना सकते हैं, वो भी हमने यहाँ कोर्स में इंक्लूड किए हैं। लेकिन कुछ प्रोडक्ट जैसे शैम्पू, उसके लिए तो केमिकल डालना ही पड़ेगा। तो हमें पता रहेगा कि हमने क्या यूज किया है, कितना केमिकल डाला है, सच में इसमें काढ़ा डाला है, नहीं डाला है, ये हमें पता रहेगा। और ठीक है, बना तो लिया, एक बेसिक पता है, लेकिन हम इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं कि प्रकृति अनुसार, स्किन टाइप के अनुसार, सीजन के अनुसार। अभी ग्रीष्म ऋतु शुरू है तो ऑब्वियसली मैं जो उष्ण द्रव्य है वो नहीं डालूंगी। हम सीजन वाइज और पेशेंट वाइज इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर पेशेंट को किसी चीज की एलर्जी है, जैसे हल्दी की एलर्जी बहुत लोगों को रहती है, तो ऐसा पेशेंट अगर आता है तो हम उसमें से हल्दी निकाल देंगे। तो इस तरीके से हमें ये बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। मैम बहुत अच्छे से मैम आपने एक चीज मेंशन की कि हम कस्टमाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट। हाँ। जैसे कि अगर हमें किसी के लिए कस्टमाइज करना है तो क्या क्या चीजें हमें बेसिकली फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि हमें तो मास प्रोडक्ट अवेलेबल कराना है। तो अगर हमें मास लेवल पे प्रोडक्ट स्केल करना है तो फिर हम कस्टमाइजेशन को उसमें कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं? मास लेवल पे करना है तो कस्टमाइज नहीं कर सकते। हमारे यहाँ जो पेशेंट आता है, पर्टिकुलर डिमांड करता है, तब हम कस्टमाइज कर सकते हैं। मास लेवल पे तो हमें बेसिक मार्केट जैसे एक जो जैसे क्रीम बनानी है तो मोस्टली मैं क्या करूंगी कि मोस्टली उस सारे पेशेंट को ये हाइपो एलर्जिक होनी चाहिए ऐसी क्रीम बनाऊंगी। मोस्टली मैं सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए बनाऊंगी। तब कस्टमाइज नहीं होगा। लेकिन मेरे तरफ अगर पेशेंट आता है क्लिनिक में, वो स्पेसिफिक कुछ बताता है उसके लिए, जैसे कि शैम्पू बनाना है, तो नॉर्मली हम शिकेकाई शैम्पू सभी को दे सकते हैं। लेकिन अगर मेरे पास पेशेंट आए कि मेरे ना बाल एकदम झाड़ू जैसे हो जाते हैं, बहुत फ्रीजी है, तो फिर मैं उसमें एलोवेरा एक्स्ट्रा ऐड करूंगी। फ्रीजीनेस के लिए एलोवेरा ऐड करने से उसको कंडीशनिंग की भी जरूरत नहीं पड़ती। थैंक यू फॉर द इनपुट मैम। और मैम वी आर वेरी क्यूरियस कि अगर हम एक वैद्य हैं तो क्या हम डायरेक्टली ये प्रोडक्ट बना के मार्केट में सेल कर सकते हैं, या हमें कोई और डिग्री या कोई लाइसेंस की जरूरत है टू प्रोडक्ट? लाइसेंस की जरूरत होती है। डायरेक्टली अगर मैं सेल कर रही हूँ
पेशेंट को हम डायरेक्टली सेल कर सकते हैं, लेकिन फार्मेसी में नहीं रख सकते जब तक लाइसेंस नहीं लेते। और थोड़ा सा अगर आप उस लाइसेंस का प्रोसेस भी सबके साथ शेयर कर सके मैम। हाँ, उसके लिए ना प्रॉपर आपको आपका सेटअप दिखाना पड़ता है फैक्ट्री, और उसके डिटेल्स में ज्यादा अच्छे से दे पाऊंगी अगर ये जो रहता है फैक्ट्री प्रॉपर चाहिए। फिर आपका पूरा फॉर्मूला उनको देना पड़ता है, आपने कितना द्रव्य क्या क्या यूज किया है, कितने परसेंट में, पूरा डिटेल देना पड़ता है, तब जाके मिलता है। और जैसे हम वैद्य हैं तो हमें क्या कोई एडवांटेज मिलता है ये प्रोडक्ट को मार्केट में अवेलेबल कराने का? मार्केट में अवेलेबल कराने के लिए तो मैं बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं करती हूँ, क्योंकि वैसे मैंने बताया कि मार्केट के लिए अगर करते तो वो कस्टमाइज नहीं होता है ना। अगर हमें सेम करना पड़ेगा कि उतने दिन वो रहना चाहिए, फिर उसका प्राइस बढ़ जाता है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर को देना पड़ता है, और हम एडवर्टाइज उतना लेवल पे नहीं कर सकते जैसे कि हमारे जो कॉम्पिटिटर है ना। सो बहुत बड़ी बड़ी एडवर्टाइज करते, तो उतना हम तो नहीं कर पाएंगे, तो उतना वो मार्केट में सेल नहीं होता है। कोई भी स्किन और हेयर प्रोडक्ट जो है वो इसे ऑनलाइन देख के नहीं खरीदता है। सो जितना हम स्पेसिफिक रखे इसको, उतना मेरे हिसाब से अच्छा है। बहुत लोग करते भी है तो करना भी चाहिए, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो है ये मेरा पेशेंट, उसको कैसे मैं अच्छा बनाऊं, है ना, उसको कैसे बेटर ऑप्शन दूं, उसके लिए ये बेटर है। ओके मैम। और मैम जैसे कोई पेशेंट आता है तो हमने उसको इंटरनल मेडिसिन दे दी और फिर एक्सटर्नली भी हमने जो भी अपने प्रोडक्ट्स हैं वो अवेलेबल करा दिए, बट इसमें क्या डाइट का कोई रोल है या स्पेसिफिकली कोई डाइट हम कॉस्मेटोलॉजी या डाइकोलॉजी से रिलेटेड फॉलो कर सकें? अगर आप उसके बारे में थोड़ा गाइड करें। अभी डाइट का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल इसमें है, क्योंकि हमें सबको पता है कि हम जो भी खाते हैं तो आहार रस, रस, रक्त, अग्नि, ये पूरा क्रम हमें पता है। सो अगर रस धातु अच्छा रहेगा तो फिर उसके उपधातु अच्छे रहेंगे, रक्त धातु अच्छा रहेगा। रक्त धातु अगर बिगड़ गया तो कितने सारे स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं। अस्थि धातु अगर बिगड़ गया तो उसका मल जो केश बताया गया है उस पे उसका इफेक्ट होगा। तो इसीलिए जो अपना आहार रस है उसको अच्छा बनना चाहिए। तो आहार रस दो ही प्रकार से अच्छा बन सकता है, एक तो डाइट अच्छा रहे, और दूसरा क्या, अग्नि, अग्नि अच्छा रहना चाहिए। सो अग्नि का भी उतना ही जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट को देती हूँ कि एलमंड सभी को पता है स्किन और हेयर के लिए बहुत अच्छा काम करता है। क्यों अच्छा काम करता है? कि उसमें विटामिन ई है। विटामिन ई इज आल्सो नोन एज ब्यूटी विटामिन, है ना, स्किन और हेयर के लिए अच्छा है। लेकिन अगर मुझे इंडाइजेशन है या लूज मोशन है और मैंने आलमंड खा लिया तो वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, तो विटामिन ई जो है वो तो मिलने से रहा, तो स्किन और हेयर पे उसका बेनिफिट नहीं होगा। सो आहार जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही ज्यादा अग्नि भी इम्पोर्टेंट है। ओके, दैट्स ग्रेट। एंड मैम जितने भी यंग एस्पायरिंग वैद्य हैं उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे वो चाहे तो कैंसर पे आजकल बहुत अच्छा काम हो रहा है या और भी काफी सारी फील्ड्स हैं, नेफ्रोलॉजी है या जनरल मेडिसिन है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट उनको अगर कॉस्मेटोलॉजी लेनी है तो उनके कंपैरिजन में ये कैसे एक बेटर है और क्या इसका आगे के टाइम में क्या इसका स्कोप है मैम? यंग जो प्रैक्टिशनर्स है उनके लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्यों? क्योंकि जैसे आपने बोला कि कैंसर में बहुत अच्छे रिजल्ट्स है, या बहुत सारे क्रॉनिक डिसऑर्डर्स है उन पे बहुत ही अच्छा अपना रिजल्ट है आयुर्वेद का। लेकिन वो पेशेंट आप तक पहुंचने के लिए आपको एक एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, बराबर है। अभी मैंने आज ओपीडी शुरू की तो आज मेरे पास कैंसर का पेशेंट नहीं आ सकता, वो आएगा, है ना। जो अपना कॉन्फिडेंस है, अपना नॉलेज देख के धीरे धीरे आ सकता है। लेकिन आज मुझे पेशेंट चाहिए, आज मैंने इतना इन्वेस्टमेंट करके रखा है, आज ही मुझे पेशेंट चाहिए। सो अराउंड 70% लोगों को स्किन और हेयर प्रॉब्लम है। अगर मैं आज स्टडी करती हूँ, हम में से कोई भी अगर आज स्टडी करता है तो अपने घर में ही पेशेंट मिलते हैं, अपने रिलेटिव्स में मिलेंगे, फ्रेंड्स में मिलेंगे,
ठीक है। सो मैं आज अगर बोर्ड लगाती हूँ तो मुझे 10 लोग घर के पूछेंगे कि एग्जैक्टली क्या कर रही है तू, है ना। सो पैक बनाते हो कुछ तो घर के लोग पूछेंगे पहले कि अरे मुझे भी प्रॉब्लम है, मुझे चाहिए था, मुझे पिगमेंटेशन है। आप देखोगे कि सबके नियर बाय लोग रहते हैं जिनको प्रॉब्लम है। सो ये सारी चीजें सेल्फ एक्सपीरियंस करने वाली है। तो जैसे च्यवन ऋषि ने खुद रसायन का सेवन करके खुद पहले तारुण्य प्राप्त किया था, वैसे ही इसकी प्रैक्टिस है कि पहले जैसे अभ्यंगम आचरित नित्यम बताया गया है, तो सेल्फ करके देखो अभ्यंग कैसे लगता है, शिरोभ्यंग करके देखो, हेयर पैक लगा के देखो, फेस पैक लगा के देखो, सेल्फ एक्सपीरियंस करो। उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके रिलेटिव्स फ्रेंड्स में से फिर लोग पूछेंगे, आप प्रमोट करोगे। सो यही से शुरुआत होगी, आपके आज से प्रैक्टिस की शुरुआत हो सकती है अगर आप ठीक से समझते हैं तो। बहुत बेनिफिशियल है, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, इंस्टेंट भी मिलते हैं। आयुर्वेद स्लो काम करता है, ये मिथ है वो, इसमें अगर ये कोर्स आप करते हो तो निकल जाएगी, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स इसमें मिलते हैं। यस मैम। मैम एलोपैथी में भी जैसे डर्मेटोलॉजी उनकी अपनी फील्ड है, तो आयुर्वेद उसमें कैसे बेटर है, और क्या उनके कंपैरिजन में हमारे पास बेटर टेक्नोलॉजी और सब कुछ उनसे कंपैरिजन करें तो बेटर रिजल्ट्स हैं हमारे पास या नहीं? हर शास्त्र का एक लिमिटेशन है, जैसे डर्मेटोलॉजिस्ट भी है। वो उनको पता है कि उनकी लिमिट क्या है। वो कभी भी ऐसा नहीं कहेंगे, जैसे लेजर के पेशेंट अपने पास आते हैं, लेजर करके आते हैं, तो वो बताते हैं केमिकल पिल लेके पेशेंट आते हैं। कि नहीं, मतलब उन्होंने बताया था कि इतना परसेंट ही, इतने सेटिंग लो तो 50 to 60% मेरा स्कार जो है वो कम हो गया, या मेरा पिगमेंटेशन कम हो गया। तो दे हैव देयर ओन लिमिटेशन, और हमें भी पता है कि अपने हमारे शास्त्र में भी लिमिटेशन है। तो जो लिमिटेशन है उसका एक्सेप्ट करके, कि मुझे पता है कि इसका ट्रीटमेंट जो भी खालित्य पालित्य बताए गए हैं, वो असाध्य व्याधि बताए हैं, तो मैं ऐसे पेशेंट में कभी कमेंट नहीं करूंगी कि ये ट्रीट हो जाएगा। लेकिन जिसमें मुझे पता है, मेरे पास हेयर फॉल के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिलते हैं, पिगमेंटेशन में लिमिटेशंस है, तो जब लिमिटेशन आते हैं तो हमें पहले ही बताना पड़ता है कि देखो इंटरनल मेडिसिन लेनी पड़ेगी, 6 मंथ का इसका प्रोटोकॉल है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद में भी अगर डाइट में आपका गड़बड़ होता है, सन एक्सपोजर होता है, तो बढ़ सकता है। तो ये लिमिटेशन हमें पता चाहिए, और वैसे हमें काउंसलिंग करने आना चाहिए। लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, क्योंकि बहुत डर्माटोलॉजिस्ट के यहाँ से भी मेरे पास पेशेंट आते हैं। तो पिटिका का के आते हैं, तारुण्य पिटिका, बहुत लोग मतलब सब जगह से घूम के आए रहते हैं। लेकिन एग्जैक्ट कॉज ऑफ डिसीज अगर आपको पता नहीं है, इंटरनल मेडिसिन अगर नहीं दे रहे हो आप, ये सारे अगर आप आयुर्वेदिक सिद्धांत फॉलो करते हो, जैसे कि बताया गया है निदान परिवर्जन, संशोधन, संशमन, फिर पुनर्भव के लिए हमें रसायन चिकित्सा, आहार, ये सब फॉलो करके हम बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमको मिलते हैं। जो हेतु वाला कंसेप्ट है वो हमें एक्स्ट्रा है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे रहते हैं, अभी 10 इयर्स का पेशेंट 4-5 दिन पहले ही आके गया कि हेयर ग्रे हेयर्स का था। हिस्ट्री टेकिंग लेने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा था कि एग्जैक्ट बाहर का खाता है क्या, तो नहीं खाता, घर का ही खाता है। सॉस खाता है क्या, शेजवान सॉस लेता है क्या, नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल डाइट लेता है। बहुत पूछने के बाद उसने बताया कि पानी पूरी कभी कभी खाता है, कभी कभी मतलब हफ्ते में 1 बार, और जो चिप्स है वो रोज खाता है, पर बाहर का नहीं, घर लाके खाता है वो। अति लवण और अम्ल 2 हेतु मिले, तो ये निदान परिवर्जन जब तक नहीं बताएंगे तब तक हमको रिजल्ट नहीं मिलेंगे।
थैंक यू, बहुत ही ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन किया। और मैम एक पार्ट होता है कॉस्मेटोलॉजी, एक पार्ट है जहाँ हम डिजीज को बेसिकली डील करते हैं, जैसे आपने भी एग्जांपल दिए, विटिलिगो हो गया, शिवित्र है, कुष्ठ के कितने सारे पेशेंट आते हैं। तो क्या उसमें आयुर्वेद का बहुत अच्छा रिजल्ट है कंपेरेटिव टू मॉडर्न, अगर हम कंपेयर करें मैम? वही देखिए, रस रक्त दुष्टि, ये तो हमें ध्यान में ही रखना है कि स्किन डिसीज का पेशेंट आ रहा है, और कुष्ठ चिकित्सा तो पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, और स्पेशली उसके निदान। अगर हम निदान अच्छे से पढ़ते हैं, कुष्ठ चिकित्सा अच्छे से पढ़ते हैं, निदान में भी जैसे कि विरुद्धान्न बताया है। अभी विरुद्धान्न मतलब हमको सिर्फ क्या लगता है, दूध लवण, दूध अम्ल, है ना, मत्स्य दूध, ये इतने में ही हम ये रहते हैं कि हाँ विरुद्धान्न की हिस्ट्री लेना है, मतलब सिर्फ हम उतना ही एग्जामिन करते हैं बहुत बार। जितने प्रकार बताए हैं, है ना, अग्नि विरुद्ध बताए हैं, प्रकृति विरुद्ध विरुद्ध बताए हैं, साथ में विरुद्ध बताए हैं, तो ये सारा डिटेल लेना पड़ता है। अगर प्रॉपर हेतु अगर समझता है और उसके अनुरूप, अभी उसमें भी क्रम दिया गया है। पहले संशोधन बताया गया है कुष्ठ चिकित्सा में, संशोधन, संशमन, फिर बाह्य चिकित्सा बताया है। ये अगर हम फॉलो करते हैं सारे रूल कि निदान परिवर्जन, संशोधन जब जरूरत है, संशमन चिकित्सा, संशमन चिकित्सा भी हम दोष, धातु, मल, अग्नि, प्रकृति ये देख के करेंगे। और डाइट, जैसे उसमें भी बाह्य चिकित्सा है, बहुत इंटरेस्टिंग दी है। बाह्य चिकित्सा, सिद्धार्थक स्नान बताया गया है। तो ये सारी चीजें अगर फॉलो करते हैं तो हमें रिजल्ट डेफिनेटली मिलता है। यस मैम। और आज के टाइम में जैसे गर्मी का भी मौसम चल रहा है, तो सब बहुत प्रमोट करते हैं सनस्क्रीन यूज करो हर जगह, कि आप सनस्क्रीन के बिना नहीं जा सकते, और घर पे भी सनस्क्रीन लगाओ। तो क्या आयुर्वेद में इसका कोई रेफरेंस मिलता है, या आप अगर सजेस्ट करें सनस्क्रीन एक्चुअली में लगाना चाहिए या नहीं? सनस्क्रीन का तो वैसे आयुर्वेद में कुछ भी आया नहीं है, लेकिन हम उसको एलोवेरा जेल से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एलोवेरा जेल एक अच्छा हम सनस्क्रीन इफेक्ट उसका बोल सकते हैं। शतधोत घृत, शतधोत घृत बहुत अच्छा काम करता है। और अगर आपको मार्केट से लेना है तो लैक्टोकैलामिन लोशन आता है, तो वो भी एज ए सनस्क्रीन हम यूज कर सकते हैं। और मैम आजकल जैसे बोटॉक्स काफी मतलब इसके बारे में काफी लोग ट्रीटमेंट ले भी रहे हैं, और इसको रेगुलर भी कर रहे हैं। तो क्या एक तो सही है, और दूसरा इसका आयुर्वेद में क्या रिप्लेसमेंट हो सकता है मैम? किसका? बोटॉक्स मैम, बोटॉक्स। बोटॉक्स, बोटॉक्स तो एंटी एजिंग करके करते हैं ना, कि जो फाइन लाइंस है वो नहीं दिखने चाहिए, इसके लिए। तो अगर आप आहार और रसायन चिकित्सा, ये अगर योग्य वय में ले, है ना, हमें क्या लगता है कि हम 40-50 के बाद रसायन चिकित्सा शुरू करेंगे। नहीं, 30 प्लस इज द करेक्ट एज, कि आपको मुझे लगता है कि मुझे नहीं अकाल वार्धक्य नहीं आना चाहिए, तो हम आहार चिकित्सा और रसायन थेरेपी हमें यूज करनी चाहिए। लेकिन वही है कि रसायन चिकित्सा कब बताइए है, संशोधन के बाद बताइए। मैं डायरेक्ट आज च्यवनप्राश लूंगी तो मुझे नहीं उसका बेनिफिट मिलेगा। तो रसायन चिकित्सा, तो उसके पहले संशोधन काफी अच्छा एंटी एजिंग है। अगर ऋतुनुसार अगर आप संशोधन करते हो तो वो भी, उसका भी व्यवस्थापन इफेक्ट बताया गया है। ऐसे तो कुछ नहीं है कि बोटॉक्स जैसे ट्रीटमेंट एकदम फास्ट रिजल्ट हमें मिलेगा। लेकिन अगर मुझे आज फाइन लाइन है, लेकिन मैं जो बताऊंगी एंटी एजिंग ट्रीटमेंट, वो अगर पूरा साल भर अगर फॉलो करता है पेशेंट, तो उसके रिकल्स कम होते हैं। ओके मैम। और मैम कॉस्मेटोलॉजी में एरोमा थेरेपी को भी बहुत इंटरकोरिलेटी करते हैं, तो आप बता सकते हो कि उसमें क्या यूज है एरोमा थेरेपी का? अभी एरोमा थेरेपी क्या है, उसमें इसेंशियल ऑयल्स यूज होते हैं। अभी इसेंशियल ऑयल क्या है, जो भी हमारे फ्रूट्स है या फ्लावर्स है, तो उसमें जो नेचुरल ऑयल रहता है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये जो ऑयल है, फॉर एग्जांपल रोज, रोज से क्या निकलेगा, रोज ऑयल निकलेगा। ऑरेंज पील से ऑरेंज ऑयल निकलेगा, लेमन पील से लेमन ऑयल। ये जो भी नेचुरल ऑयल है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है।
और आप मानोगे नहीं, इसका सिर्फ बॉडी पे नहीं, सो माइंड और सोल पे भी इफेक्ट रहता है। सो हम अगर हमें कुछ कॉस्मेटिक मेकिंग करना है या प्रोसीजर्स करना है, हेयर ट्रीटमेंट करना है, फेस ट्रीटमेंट करना है, तो इसमें ये हम इसेंशियल ऑयल्स डाल सकते हैं। और इसका थेरापेटिक बेनिफिट भी है, मतलब मुझे इसेंस भी मिल रहा है ना। जो सिंथेटिक एसेंस है वो ना डालते हुए हम इसेंशियल ऑयल डालेंगे तो नेचुरल एरोमा भी मिलेगा और उसका थेरेपेटिक यूज भी है। सो हम जो भी आयुर्वेदिक द्रव्य यूज कर रहे हैं तो उसमें एड ऑन इफेक्ट मुझे मिलेगा, तो इसीलिए एरोमा थेरेपी भी यूजफुल है। ओके मैम। और मैम जब भी हम कॉस्मेटोलॉजी की बात करते हैं सबसे पहले जो स्ट्राइक करता है फीमेल, फीमेल यूज करते हैं, ज्यादातर फीमेल कंज्यूमर्स है, बट क्या मेल को भी इसकी जरूरत है, वो भी क्या यूज करते हैं, या उनको डेडिकेटेड करके भी कोई प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं? सो मोस्टली कैसे, फॉर एग्जांपल सोप का एग्जांपल लेते हैं। सो उपटन सोप आपने देखी होगी, है ना। अभी सारे प्रोडक्ट सब लोग यूज करते हैं, लेकिन जैसे फीमेल स्किन जो होती है वो थोड़ी सेंसिटिव होती है, तो हम हार्श प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकते फीमेल, वही मेल पे चलता है ना। तो थोड़ा इंटेंस अगर स्क्रबिंग एक्शन हम देते हैं मेल्स में तो वो उनको ज्यादा बेटर लगता है। जैसे फुट मसाज भी देंगे तो फीमेल को देंगे तो थोड़ा हमें प्रेशर कम रखना पड़ता है, मेल का पादाभ्यंग करेंगे तो थोड़ा इंटेंस प्रेशर देना पड़ता है। तो स्क्रबिंग एक्शन अगर ज्यादा है तो मुझे लगता है कि मेल प्रोडक्ट ज्यादा बेटर रहता है। जैसे कि उपटन सोप और ऑयल बेस्ड सोप जो रहती है, तो उपटन सोप अगर मैं फीमेल को देती हूँ ना उसको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, है ना, उसको ऑयल बेस्ड सोप अच्छी लगती है। वही उपटन सोप मोस्टली मेल को तो कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली फीमेल ओरिएंटेड ही प्रोडक्ट रहते हैं। लेकिन हाँ उसमें हम थोड़ा सा और द्रव्यों में काम कर सकते हैं कि और इफेक्टिव, जैसे मेल में टैनिंग होती है तो उसको टाइम लगता है, तो उसमें हम डिफरेंस कर सकते हैं। उसके साथ एरोमा, जैसे कि बोला कि एरोमेटिक भी, एरोमेटिक इफेक्ट जो रहता है, सो वो भी अगर आप इमेजिन करो अगर मैं मोगरा इसेंस डालती हूँ तो फीमेल में डालूंगी तो बहुत अच्छा गजरा लगाया है ऐसे लगेगा, वही मेल के प्रोडक्ट में मैं वो यूज नहीं कर पाऊंगी, तो उतना डिफरेंस रहेगा। यस मैम। और मैम बहुत सारे वैसे ये जानना चाहते हैं कि अगर वो लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं अपना कॉस्मेटोलॉजी क्लिनिक तो इनिशियली उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस हो सकते हैं और उन्हें ओवरकम कैसे किया जा सकता है मैम? कॉस्मेटोलॉजी क्लिनिक के लिए आपको बेसिक तो बस ओपीडी सेंटर जैसे अपना नॉर्मल रहता है वो लगेगा। बाकी हेयर और फेस के ट्रीटमेंट के लिए एक चेयर, है ना, हेयर का जो रहता है स्पेसिफिक चेयर होता है, हेयर मसाज का जो होता है, और फेस ट्रीटमेंट के लिए एक स्पा बेड या फेशियल चेयर भी मिलती है। वो भी ये बेसिक रिक्वायरमेंट है अगर थेरेपीज करनी है तो। सो अगर इतना है तो एक प्रोसीजर रूम जिसमें कि एक हेयर की चेयर लगेगी, एक स्पा बेड और फेशियल बेड लगेगा आपको, क्योंकि कंफर्ट चाहिए। अभी ये सारी चीजें कैसे है कि रिलैक्सिंग इफेक्ट आपको चाहिए, तो वैसा एम्बियंस, है ना। कहीं पे भी हमने हेयर पैक अगर लगा दिया तो उसका मतलब पेशेंट को, या हेड मसाज आप सोचो कि बहुत अच्छा मसाज कोई कर रहा है, हम पूरा अच्छे से रिलैक्सेशन फेज में गए और किसी ने एम्बियंस ठीक नहीं है, कचरा पड़ा हुआ है या कोई आके जोर जोर से बोल रहा है, सो रिलैक्सेशन नहीं होगा, इरिटेशन होगा। सो उससे जो बेनिफिट मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा। सो ये सारी एक बार रिलैक्सेशन फेज में जाने के बाद वो रिलैक्सेशन मेंटेन रहना चाहिए, तभी जाके हमें उसका बेनिफिट मिलेगा। तो इसीलिए एम्बियंस वैसा चाहिए, साफ सफाई वैसी चाहिए, और प्रॉपर ओपीडी, फार्मेसी, रिसेप्शन, जितना ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। सो बाकी कॉस्मेटिक्स आपको बनाने हैं तो बना सकते हैं, है ना। सो या किसी से बनवा के ले भी सकते हैं, वो भी ऑप्शन रहता है कि किसी से बनवा लो, अपना ये लगा लो लोगो और अपना क्लिनिक का नाम, वो भी ऑप्शन रहता है। लेकिन अपना कंसेप्ट क्लियर चाहिए, है ना।
कंसेप्ट क्लियर चाहिए, वैद्यों की चिकित्सा आना चाहिए, और सिर्फ कॉस्मेटिक मेकिंग और उसके प्रमोशन पे बहुत ज्यादा ये नहीं करना है कि हेयर फॉल शैम्पू बना लिया तो बस इसको यूज करो और सेल करते रहो। ये नहीं करना है, आपको प्रॉपर सीखना है, कंसेप्ट सीखने हैं, उसकी ट्रीटमेंट सीखनी है। कॉस्मेटिक मेकिंग एक वन ऑफ द पार्ट है ना, कि उसको हम साथ में प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन अपना मेन फोकस जो है बीइंग वैद्य, वो व्याधि और व्याधि की ट्रीटमेंट, इतना ही रहना चाहिए। आई होप बहुत सारे लोगों को उनके बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। अब हमारे साथ काफी सारे वैद्य जुड़े हैं जिनके क्वेश्चंस हैं, तो अगर आप अलाउ करें तो हम वन बाय वन कुछ बिल्कुल क्वेश्चन। बिल्कुल। एनीवन विलिंग टू आस्क एनीथिंग कैन जस्ट अनम्यूट द माइक। Yes, Gitanjali ji can please proceed with the question. Gitanjali ji, I would request if anyone is willing to ask anything, can please unmute. Jimesh ji can please unmute. मैम हम सेकंड ईयर में आए या फिर तो मैम हम आगे वह सोचे कि हम ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं कि इसमें आगे मतलब कि बिजनेस आइडिया की प्रोडक्ट फॉर्मेशन को सोच सकते हैं हम। प्रोडक्ट मेकिंग आप कर सकते हो सेकंड ईयर में हो तो, खुद का खुद प्रमोट एक्चुअली ये डॉक्टर्स के लिए है। अगर आप BMS कंप्लीट है सो बहुत अच्छा है ना, लेकिन हर्बल कॉस्मेटिक तो हर कोई बेचता है, 10 पास भी बेचता है, तो उससे आप बेटर हो तो हर्बल कॉस्मेटिक मेकिंग और आपके लेवल पे बेच सकते हो, पर प्रॉपर आप उसका प्रैक्टिस करना है तो वो नहीं कर पाओगे। Narhari ji can please unmute. Narhari ji can please unmute. Rajiv ji can please unmute. Rajiv ji can please unmute. मैम कुछ चैट बॉक्स में भी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि ब्लेमिशेस का ट्रीटमेंट क्या है, अगर आप उसके बारे में थोड़ा सा एडवाइस कर पाए। रक्त दुष्टि से मोस्टली होता है, तो हमें रक्त प्रसादन देना पड़ेगा, और साथ में हमें हर पेशेंट में देखना है कि दोष कौन सा इन्वॉल्व है। सो वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष, इनमें से कौन सा दोष इन्वॉल्व है वो भी देखना पड़ेगा। रक्त दुष्टि मोस्टली रहती है तो रक्त प्रसादक एक देना पड़ेगा, और अग्नि विकृति अगर है तो फिर अग्नि के लिए दीपन पाचन द्रव्य भी देने पड़ेंगे। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादाम में जो विटामिन ई है ये आधुनिक विज्ञान के माध्यम जाना जा सकता है, बट आयुर्वेद के कौन से द्रव्य गुण कर्म रस वीर्य विपाक प्रभाव से हम इसे कह सकते हैं कि हम ये सौंदर्य में इसको कोरिलेट कर सकते हैं? मधुर रस वर्ण्य बोला गया है। और पार्थिव है, जितने भी सॉलिड चीजें रहती है तो पृथ्वी महाभूत प्रधान रहती है, तो पृथ्वी का काम क्या है, मजबूती देना, ठीक है। सो धातुओं को, उपधातुओं को बल देने का काम पार्थिव महाभूत करता है, तो इसमें पार्थिव महाभूत है, और ये मधुर रस प्रदान है, मधुर रस वर्ण्य होता है, तो इसीलिए स्किन और हेयर के लिए बहुत अच्छा है। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टांग आयुर्वेद के कौन से अंग में हम इसे रख सकते हैं, और आजकल स्पेशलिटी का जमाना है लेकिन इससे हम आयुर्वेद के प्रयोजन अपुनर्भव कैसे किया जा सकता है? ये मैंने कवर किया था। एक तो अपुनर्भव के लिए निदान परिवर्जन है ना, जैसे डार्क सर्कल है, अगर मैंने बहुत अच्छी ट्रीटमेंट दी, 15 दिन में 20 दिन में डार्क सर्कल कम हो गए, लेकिन अगर मुझे मैंने उसको काउंसलिंग ही नहीं किया कि अभी स्ट्रेस कम करना पड़ेगा, रात्रि जागरण बंद करना पड़ेगा, तो पुनर्भव हो सकता है। सो पुनर्भव चाहिए तो निदान परिवर्जन सबसे पहला, डाइट आहार चिकित्सा और रसायन चिकित्सा भी हम कर सकते हैं। मैम बहुत सारे वैद्यों में मैडम एक मिनट। हाँ जी जी नारायण जी। अपुनर्भव जो है, अपुनर्भव
का जो व्याख्या है या डेफिनेशन आयुर्वेद में बताया गया है, क्या किसी लक्षण का कम होना या किसी व्याधि को खत्म करना यहाँ तक मर्यादित है? देखिए, अभी पेशेंट जिस हमारा स्वास्थ्य की डेफिनेशन क्या है, समदोषः, समग्निश्च, समधातु मलक्रिया। तो हमारा चिकित्सक का काम क्या है कि स्वास्थ्यावस्था मेंटेन करना। तो अभी स्वास्थ्यावस्था क्या है ना, अभी उसकी प्रकृति क्या है। अभी वात प्रकृति है तो हम कितना भी मेडिसिन देंगे, लेकिन उसका जो ड्राइनेस है, रुक्षता है, वो कहीं ना कहीं वापस आ जाएगी, लेकिन वो उसकी प्रकृति है। ठीक है। सो हमें ये देखना है कि लक्षण कम तो होना ही चाहिए, क्योंकि पेशेंट तो तब तक ही रहेगा अपने पास जब तक लक्षण कम होता है। लेकिन उसको वैसे काउंसलिंग करना पड़ेगा कि अगर आपने बीच में लक्षण कम हो गए लेकिन स्वास्थ्यावस्था अभी तक नहीं आई है तो वो अपुनर्भव हो सकता है। तो इसीलिए हमें लक्षण कम होने के बाद भी ट्रीटमेंट शुरू रखनी पड़ती है। नहीं, आपने अभी कहा कि अपुनर्भव हो चुके हैं कुछ केसेस, यानी अपुनर्भव का अर्थ क्या है कि पुनः पुनः उद्भव है ना, बाद में कभी नहीं होगा, सही है, यही अर्थ है ना। हाँ। और चरक के हिसाब से अपुनर्भव की व्याख्या बताई गई कि रजोस्तमो अभावात बलवत कर्म संशयात वियोगे सर्व संयोगे अपुनर्भव उच्यते। ओके। अगर हम कॉस्मेटोलॉजी के हिसाब से या केवल सुंदरता के हिसाब से अगर इसे प्रमोट करते रहेंगे तो क्या हम अपुनर्भव तक जा पाएंगे? शास्त्र के प्रयोजन जो है, जो आयुर्वेद का इसेंस अपुनर्भव है, उस तक नहीं जा पाएंगे हम। एक काय म्हणता येईल त्याला, पळवाट काढतोय फक्त आपल्या प्रोफेशनशी रिलेटेड, आणि आपल्याला फक्त काय करायचंय, प्रोडक्ट बनवायचे आणि पेशंटला द्यायचे, म्हणजे पेशंटच्या मानसिकतेनुसार आपल्याला चालायचंय। शास्त्राच्या प्रयोजनापेक्षा आपण पेशंटची आजची मेंटॅलिटी आणि आपलं उत्पन्न ह्या दोन्ही गोष्टींना आपण फोकस करतोय। अपुनर्भवाकडे आपण फोकस करू तर रजस्तम अभावात किंवा संशोधन, तुम्ही म्हणताय काही चिकित्सांमध्ये संशोधन करावं लागेल, पण संशोधन करण्याच्या अगोदर चरक सांगतोय की संशोधन कधी करा, ज्यावेळेस एखाद्या रुग्णामध्ये रजतमाचा अभाव असेल किंवा रजतम कमी होईल किंवा सत्वाची वृद्धी असेल तरच तुम्ही संशोधनाला त्या पेशंटमध्ये पेशंटला घ्या, अदरवाईज नका। म्हणजे तिथे केलेलं संशोधन सुद्धा काहीच उपयोगाचं नाहीये। मग आपण पण संशोधन पण आता असेच होत चालू आहेत ना, जिथे रजतम सत्वाची वृद्धि न करताच संशोधन सुरू आहेत, मग अपुनर्भव कसं चालेल? मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी प्लीज, अगर आप हिंदी में बोल पाए, बिकॉज मेजॉरिटी हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस है सर। ओके। संशोधन चरक के अनुसार या शास्त्र के अनुसार तभी करना चाहिए जब हमारे पास सत्व की वृद्धि है, यानी सत्व बढ़ रहा है या हम शुद्ध सत्व की तरफ जा रहे हैं, तभी संशोधन परफेक्ट से काम आता है। रजस्तमों का वहां पर अभाव होता है या कम हो चुके होते हैं, तभी संशोधन के बाद हम ट्रीटमेंट का अपुनर्भव या रसायन का सोच रहे हैं, तभी तक नहीं सोच रहे। अपुनर्भव अगर हम चाहते हैं सही दिशा में, सही दिशा में, नॉट ओनली सिम्टम्स या साइंस या कुछ प्रॉब्लम्स, व्यंग है, तिल है, इसका नहीं है। अपुनर्भव यानी न पुनः उद्भव है ना, तब यानी उसको बाद में उस चीज का कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। इसे कॉस्मेटोलॉजी के हिसाब से हम अपुनर्भव तक जा सकते हैं क्या, ऐसा मेरा क्वेश्चन था। लेकिन अगर हम इसी सोच में अगर रहेंगे तो हम भी अपुनर्भव स्वयं का नहीं कर पाते, ना रुग्णों का कर पाएंगे। ऐसा मुझे कहना है कि पहले हमने खुद का अपुनर्भव करना चाहिए, फिर बाद में रोगों के या रुग्णों के अपुनर्भव के बारे में सोचना चाहिए। अगर हम कॉस्मेटोलॉजी को अष्टांग आयुर्वेद में अगर देखें, हर एक अष्टांग का अंग का अगर सुपर स्पेशलिटी की ओर जा रहे हैं तो सुपर स्पेशलिटी हम कंपैरिजन मोड पर लेके जा रहे हैं आधुनिक विज्ञान के। हमें कंपैरेटिवली नहीं चाहिए, हमें सुपर स्पेशलिटी आयुर्वेद के सिद्धांतों के ऊपर, आयुर्वेद के जो कुछ भी है उन्हें बढ़ावा देना चाहिए।
न कि अभी जैसे मैंने विटामिन ए के बारे में भी पूछा, बादाम तेल में विटामिन ए है तो एंटी एजिंग है, नहीं ना, हमें प्रमोट करना है विटामिन ए को, हमें ई को हमें प्रमोट नहीं करना चाहिए ना। हमें आयुर्वेद की सच्चाई में क्या है, डेप्थ में क्या है, उन द्रव्यों के रसवीर्य विपाक को हमें प्रमोट करना है। हाँ ठीक है, आप और बहुत कुछ है, रसायन चिकित्सा और कुछ चीजें, आयुर्वेद के सिद्धांतों के आधार पर सुपर स्पेशलिटी रहना चाहिए, ऐसा मेरा सोच है। और वो शायद आपको सच सही लगे या नहीं लगे पता नहीं, लेकिन इस माध्यम के से अगर दिशा से हम जाएंगे तो अपुनर्भव तक या शास्त्र के इसेंस को हम नहीं छू सकते। थैंक यू। समझ गए भाई, समझ गए बस। ठीक है, सर ने ठीक कहा कि ये सारी चीजें जो है हमें आयुर्वेदिक प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए ही एक्सप्लेन करना चाहिए। वो मैंने विटामिन ई का जस्ट एग्जांपल दिया था, लेकिन हम जो भी यूज करेंगे वो आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के ही करेंगे। हम अगर संशोधन भी कर रहे हैं, संशमन भी कर रहे हैं, तो सारा, और सिर्फ कॉस्मेटिक मेकिंग को मैं कभी भी प्रमोट नहीं करती हूँ। मैंने पहले भी बोला कि कॉस्मेटिक मेकिंग ये वन ऑफ द पार्ट है इस सेशन का, लेकिन पूरा जब तक संशोधन, संशमन, आहार चिकित्सा, सर ने जो बोला सत्व वृद्धि, सो ये हमारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हम जब तक नहीं करेंगे तो इसके लिए अष्टांग योगा बहुत यूजफुल है। तो यम नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम, तो ये सारे इन सारों के बारे में भी हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए। और ये भी सर ने ठीक बोला कि हम जब तक खुद में वो चीज नहीं देखते, करते, एक्सपीरियंस करते, तब तक हम किसी को सजेस्ट भी नहीं कर सकते। तो पहले हमें खुद के सत्व की वृद्धि करनी चाहिए, और उसके लिए अष्टांग योगा बहुत ज्यादा, अष्टांग योग जो बताया है वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो यस मैम, थैंक यू सर। आपके हेलो मैम। जी सर। अरे मैम, आपने कहा, बिल्कुल आपने बात ठीक कहा है, इतना हमने भी पढ़ा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न के अकॉर्डिंग हम लोग विटामिन वगैरह नहीं बताएंगे, अलग नहीं अलग वो मैं बताने ही नहीं वाली हूँ, मैं पूरा आयुर्वेदिक कंसेप्ट ही क्लियर करूंगी। नहीं, आयुर्वेदिक के हिसाब से ही मैं ट्रीटमेंट बताऊंगी। हमें इतना तो पता है ही है कि हमें कौन सी विटामिन की कमी है, तो हम आयुर्वेद में प्रोडक्ट देंगे ना अपना। मैम बहुत सारे हम जो भी, सॉरी जी मैम। हाँ बोलिए बोलिए। नहीं आप कंटिन्यू करिए। हम जो भी जो औषधि चिकित्सा देंगे वो दोष कौन सा दूषित है, धातु का क्षय वृद्धि वो देखेंगे, स्रोतस कौन सा इन्वॉल्व है, अग्नि प्राकृत है विकृत है, वो देख के ही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट प्लान करेंगे। मैम आप जो इसमें झाइयों के लिए आयुर्वेदिक का क्या ट्रीटमेंट, क्या कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, उसके बारे में कोई एग्जांपल दे सकते हैं प्लीज? व्यवस्थापन गन बताया गया है, और व्यवस्थापन गन जो है अगर हम लॉन्ग टर्म में लेते हैं, लेकिन वैसे ही मैंने बोला है कि बहुत लेट अगर लेते हैं तो उसका फिर ये नहीं है, उतना रिजल्ट नहीं है। तो जितना जल्दी हम शुरू कर सकते हैं, लेकिन उससे भी पहले डाइट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अगर डाइट अच्छा है तो ही हमें रिजल्ट मिलता है। और बाकी व्यवस्थापन गण जो है उससे सिद्ध तेल, लेप और इंटरनली भी हम अगर लेते हैं तो उसका इफेक्ट हमें अच्छा मिलता है। मैं इंटरनल का क्या एग्जांपल देंगे कोई? व्यवस्थापन गण के ना टैबलेट्स भी आते हैं, और रसायन बोलिए एग्जांपल कोई मैम उसका? अमल की आंवला लॉन्ग टर्म में हम लेते हैं, गुड़ुची बताया गया है। सो ये व्यवस्थापन गण से अभी ऐसा भी नहीं है कि पूरा का पूरा व्यवस्थापन गण हर एक को सूट होगा, तो वो भी हम पेशेंट देख के डिसाइड कर सकते हैं। मैम
जैसे कि मैं भी अपने यहाँ पे ट्रीटमेंट करता हूँ, मगर मैंने इसके अंदर जो रिजल्ट पाता हूँ उसमें मोस्टली मैं पेशेंट का जो है ना लीवर का ट्रीटमेंट जरूर साथ में करता हूँ। और क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो होते हैं वो फैटी लीवर और इससे रहते ही हैं, और लीवर की खराबी की वजह से ये फेशियल ब्लेमिश और ये सब चीजें आना बहुत कॉमन है। हाँ। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये सारा हम एकदम स्पेसिफिक जाए, जैसे एक एक अवयव को देख के भी हम ले सकते हैं, या ओवरऑल मेटाबॉलिज्म पे जब ध्यान देते हैं ना, अगर अग्नि के तरफ हम काय चिकित्सा को अग्नि चिकित्सा बोला गया है, अगर अग्नि आपका अच्छा है, सो अग्नि को फोकस रख के अगर आप काम करते हो, तो अग्नि चिकित्सा से अपने आप सारे दोष, धातु, अपने आप उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो ठीक हो जाता है। मैम जैसे और लीवर जो है वो पित्त का स्थान है, पित्त का वो हाँ, है, तो अग्नि अग्नि का तो वो हो ही गया वो। हाँ, तो वही मैं बोल रही हूँ कि अग्नि का विचार करके, तो इसके लिए प्रॉपर अग्नि जो है, अग्नि कैसा है उसका परीक्षण, और उसके अकॉर्डिंगली अगर हम मेडिसिन देते हैं तो अपने आप ओवरऑल मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है। ठीक है, थैंक यू मैम। भावना जी कैन प्लीज अनम्यूट। भावना सूर्यवंशी जी कैन प्लीज अनम्यूट। मैम उनका क्वेश्चन है कि आप जो प्रोडक्ट बनाना सिखाएंगे उसका मटेरियल कहाँ से अवेलेबल हो सकता है? वो शेयर करूंगी मैम, जो भी जहाँ से मैं लेती हूँ। अभी इसमें भी ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने जो नंबर कांटेक्ट शेयर किया है तो उससे मुझे कुछ बेनिफिट नहीं रहेगा, जस्ट कि आप वहां से लोगे तो मुझे पता रहेगा कि आपका फर्स्ट टाइम फर्स्ट अटेम्प्ट जो है, तो वो कभी कभी उसकी क्वालिटी खराब होती है तो उसके वजह से प्रोडक्ट बिगड़ता है। तो फर्स्ट टाइम आप वहां से लीजिए, क्योंकि मैं वहां से लेती हूँ। बाद में आप अपना जो भी वेंडर है, जैसे आप कौन से एरिया में रहते हो उसके अकॉर्डिंगली अगर वहां पे अवेलेबल है तो ले सकते हो, लेकिन जहाँ से मैं लेती हूँ वहां का कांटेक्ट मैं आपको शेयर कर सकती हूँ। मैम बहुत सारे वैद्य मैसेज कर रहे हैं और क्यूरियस हैं जानने के लिए, जो 4 मई से कोर्स होने वाला है 20 डेज का, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है और क्या क्या हमें सीखने को मिलेगा, अगर आप थोड़ा सा ब्रीफ कर पाए हमें। फिर से वही बोल रही हूँ कि हमें अगर इंटरनल मेडिसिन लेना है तो हाँ, हमारे बेसिक कंसेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर चाहिए। तो जो भी दोष, धातु, मल, अग्नि, ये सारे जो कंसेप्ट है वो पहले हम क्लियर करेंगे। उसके बाद फिर व्याधियों पे आएंगे, फिर व्याधियों की चिकित्सा कैसे करनी है वो देखेंगे। उसके बाद में आहार आहार का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, तो हम डिसीज स्पेसिफिक आहार भी देखेंगे। एरोमा थेरेपी जैसे हमने देखा कि पर्टिकुलर लक्षण को कम करने के लिए पर्टिकुलर एरोमा ऑयल हम यूज कर सकते हैं, तो उसका भी बेसिक्स है, वो भी हमने इसमें इंक्लूड किया है। और जो बाह्य चिकित्सा है कि आलेप लगाना है, अभ्यंग करना है, तो ये सारी भी डिटेल्स इस कोर्स में दी जाएगी। और कॉस्मेटिक मेकिंग, जैसे कि मैंने कहा कि मैं सिर्फ कॉस्मेटिक मेकिंग को कुछ टेक्निकल एरर आने की वजह से मैम फिर से कनेक्ट कर रहे हैं। मैम रीजॉइन होंगे अभी। ठीक। यस मैम। मैम आपका माइक म्यूट पे है, म्यूट हो गया मैम। हाँ हाँ ठीक है।
सो सॉरी, डिस्कनेक्ट हो गया था। सो कॉस्मेटिक मेकिंग को सिर्फ मैं प्रमोट नहीं करती हूँ, लेकिन एज अ कोर्स को पूरा करने के लिए हमने इसमें कॉस्मेटिक मेकिंग भी ऐड ऑन किया है। सो कॉस्मेटिक मेकिंग भी आपको बेसिक भी समझेगा और इसको कैसे कस्टमाइज करना है, क्योंकि हमें हर स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली या लक्षण के अकॉर्डिंगली हम इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, तो वो भी हम कर पाएंगे। सो पूरा कंसेप्ट भी समझेगा, उसके बाद हम इंटरनल मेडिसिन भी प्लान कर पाएंगे और एक्सटर्नल एप्लीकेशन जो है उसका भी विचार करेंगे, और साथ में कॉस्मेटिक मेकिंग भी इसमें कवर हो जाएगा। थैंक यू मैम, और हम सब बहुत एक्साइटेड हैं आपका नॉलेज और एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखने के लिए, एंड आई एम श्योर बहुत सारे वैद्य भी एक्साइटेड हैं। लास्ट 2 questions, anyone else willing to ask anything? Preeti ji, ma'am, please unmute. मैम, एक क्वेश्चन है कि जो पीसीओडी से अनवांटेड फेशियल हेयर होते हैं, उसके लिए हम आयुर्वेद में क्या कर सकते हैं? हाँ, पीसीओडी में जैसे कि फिर से रिपीटेशन हो रहा है कि हम इंटरनल मेडिसिन ऑब्वियसली देंगे, बहुदोषावस्था होगा तो संशोधन करेंगे। पीसीओडी का जो कॉज है वो हमें ढूंढना है और उसके अकॉर्डिंगली पीसीओडी की चिकित्सा करना है। लेकिन सिर्फ उससे हेयर जो रिग्रोथ है वो उससे कम नहीं होता है, और ये सारे प्रोसीजर में टाइम लगेगा। तो इंस्टेंट रिजल्ट के लिए क्षार आपने पढ़ा होगा कि क्षार के लिए क्षार के अति सेवन से क्या होता है, केश की हानि हो जाती है, ये रेफरेंस है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए क्षार तेल जो है, जो कर्णबादिर्य में यूज होता है, तो उसका एप्लीकेशन मैं बताती हूँ पेशेंट को, तो उससे धीरे धीरे फेशियल रिग्रो होना कम हो जाता है। तो फेशियल हेयर रिग्रोथ के लिए ये अच्छा है। मैम, एक क्वेश्चन आया कि डार्क सर्कल के लिए कोई लेप यूज कर सकते हैं क्या? हाँ, वर्ण द्रव्यों का जो पैक है वो बहुत अच्छा काम करता है। तो सारीवा, मंजिष्ठा, ये जो वर्ण द्रव्य है तो उसको हम, और जैसे कुकुम्बर का अच्छा रिजल्ट होता है, तो मैं क्या करती हूँ, कुकुम्बर का जो जूस है उसमें अप्लाई करने के लिए बताती हूँ, तो अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। साथ में कुमकुमादि तेल है, सो आलमंड ऑयल में कुछ ड्रॉप्स कुमकुमादि ऑयल के, सो ऐसे हम सजेस्ट कर सकते हैं। बट प्रोवाइडेड, फिर से वही कि निदान परिवर्जन बताना पड़ेगा कि अगर स्ट्रेस है, रात्रि जागरण है, तो वो पहले ही बताना पड़ेगा कि अगर आप करोगे तो फिर से डार्क सर्कल हो सकता है, तो इसीलिए उसका परिवर्जन करना है। मैम, सृष्टि जी का क्वेश्चन है कि क्या टोटली आयुर्वेदिक हर्ब से 30 या 50 SPF सनस्क्रीन बनाना पॉसिबल है, या केमिकल और मिनरल रिक्वायर्ड ही होते हैं इसमें? नहीं, केमिकल रिक्वायर्ड होते हैं, प्योर आयुर्वेदिक में नहीं होगा। एंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर कोलिज्मा? मोस्टली पित्त डोमिनेंट होता है, तो पित्त विरेचन और विरेचन ट्रीटमेंट प्लान करनी पड़ती है, और इंटरनली पित्त शामक ट्रीटमेंट हमें देना पड़ता है उसके लिए। लेकिन इसका ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म चलेगा, मिनिमम 6 मंथ हमें लगेंगे इसको क्योर करने के लिए। Okay, ma'am, that's it, I guess, for today, question and answer. Firstly, thank you so much again. आपने इतना टाइम निकाला हम सबके लिए और इतना इंसाइटफुल हमारे साथ शेयर किया। शायद ही हमने कॉस्मेटोलॉजी को इस तरीके से भी कभी देखा था, मैंने तो नहीं देखा था। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग और अपना इतना कीमती समय निकाला। एंड वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर 4th May जो क्लासेस होने वाली हैं। तो थैंक यू वंस अगेन मैम। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much for patientful listening. थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। जिन्हें भी क्लास से रिलेटेड कोई भी डिटेल्स चाहिए तो वो चैट बॉक्स में ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वो ज्वाइन कर सकते हैं।